आज हम लोग प्लानिंग का प्रोसेस करने जा रहे हैं। आपकी बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते रहते हैं। चैप्टर 4 से प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं। जैसे फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, बहुत सारे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। इन सब के अलग अलग प्रोसेसेस हैं डायरेक्टिंग को छोड़ के, बाकी सबके प्रोसेसेस हमें करने हैं। इस चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी, इसके अंदर हम लोग जो पहला प्रोसेस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस। व्हाट इज प्लानिंग? होता क्या है प्लानिंग? देखिए, कोई भी चीज को जब आप एडवांस में प्लान कर लेते हैं या एडवांस में सोच लेते हैं कि उसे कैसे करना है, उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। ये तो सिंपल बात आप लोग को भी पता ही। आज हम आपको प्रोसेस करवाने वाले हैं जो पेज नंबर 100 पर है एनसीईआरटी की बुक। सो अगर आप एनसीईआरटी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप वो बुक्स निकाल लीजिए, और अगर आप कोई और बुक यूज कर रहे हैं तो एनसीईआरटी खरीद लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके अच्छे मार्क्स लाने में। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस इसी बुक पर बेस्ड बनते हैं। सो मेरी राय तो यही है कि आप एनसीईआरटी यूज करें। खैर, एनसीईआरटी पेज नंबर 100 निकाल लीजिए, यूज शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं इसमें, उसका नाम है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। स्क्रीन की तरफ आप देख सकते हैं, इसमें मैं साथ साथ समझा रहा हूं, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, आप उस पर देखिए। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हमको कुछ भी प्लान करना है तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका स्कूल ही हो, आपका अगर स्कूल ही है मान लीजिए, तो वो भी कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना ऑब्जेक्टिव के ही चल पड़े। अच्छा, स्कूल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉमर्स डिपार्टमेंट है, एक ह्यूमैनिटीज है, नॉन मेडिकल वाले है, मेडिकल वाले, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी प्लानिंग भी करते हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो सब लोग अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एक मेडिकल फील्ड वाले लोग हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट है आपके स्कूल में, जो उन्होंने सोचा कि भाई इस बार हमें अपने बच्चों में से 40 डॉक्टर निकालने हैं, इतने सारे बच्चे पास करेंगे और खूब मार्क्स आएंगे। तो उन्होंने लक्ष्य रखा कि इस बार इतने परसेंट बच्चों के, सपोज if they have 100 students, they planned that इसमें से 80 स्टूडेंट्स के आउट इस बार हम 90% मार्क्स लेकर आए। ये उन्होंने सोच लिया, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, एम्बिगस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह दीजिए ऐसा है कि बेटा इस बार ज्यादा मार्क्स ले लेना। अब बेटे ने समझा कि ज्यादा मार्क्स तो पिछली बार 40% आए थे, तो इस बार 45% ज्यादा मार्क्स। इस तरह ज्यादा मार्क्स नहीं तय होंगे। आपको बेटे को बताना पड़ेगा, मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, तुम 90% लेके आना इस बार। तो मुन्ने को क्लियर रहेगा कि हाँ मम्मी इस बार 90% आएंगे। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिक टर्म्स में हो तो बेटर है, वरना डाउटफुल हो जाएगा। आपने किसी वर्कर से कह दिया, देख रामू, तेरे को आज 100 टी-शर्ट बनाने का है शाम तक, कल अपने को डिलीवरी करनी है। तो रामू क्लियर रहेगा कि यस आई हैव टू मैन्युफैक्चर 100 टी-शर्ट्स इवनिंग तक। और अगर आपने रामू को ऐसे कहा कि बेटा रामू शाम तक ज्यादा टी-शर्ट बना देना, पिछली बार से ज्यादा बनाना, तो रामू पिछली बार 50 बना रहा था, रामू ने 52 बना दिया। रामू इज इंटेलिजेंट, रामू ज्यादा काम नहीं करना चाहता था। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखना है, बिल्कुल क्लियर, एकदम जिसको कहते हैं ना चौकस, क्लियर रखना है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, क्या हमारे यहाँ पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब पहला जमाना 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब शादी होती थी टेंट लगाकर, तो एक शादी थी और शादी होने जा रही है, सब लोग बड़े खुश हैं, टेंट वेंट लग गया। अब टेंट लगने के बाद किसी ने कहा कि भाई जनरेटर लगवा लो। क्यों जनरेटर लगवा ले? हमारे यहाँ तो 24 घंटा लाइट आती है, बाय चांस लाइट चली गई तो क्या करोगे? वो कहते हैं जी नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा लाइट रहती है, 24 घंटे लाइट रहती है। वैसे आपको मजाक लग रहा होगा, क्योंकि कहीं भी 24 घंटे लाइट रहती नहीं है। चलिए मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए 24 घंटे लाइट रहती होगी उनके यहाँ। भाई कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर एमपीज और एमएलए के घर होते हैं,
तो वहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, उन्हें जरूरत होती है ना, उनकी इंपॉर्टेंट जॉब है, तो उनको जरूरत है 24 घंटे लाइट की। तो ऐसा आप मान सकते हैं ऐसे एरिया में शादी हो रही थी, लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसा सोच लो कि लाइट चली जाएगी। सोच रहे गलत चीज, क्यों सोचे हम गलत चीज? हम अच्छी चीज सोचेंगे, हम ये सोचेंगे लाइट कभी नहीं जाएगी, हमेशा लाइट रहेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमको आने वाले अनसर्टेनिटीज के लिए हिसाब से, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। इसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं, देखिए, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस माने क्या? प्रेमिसेस माने assumptions। एज्यूम कर लीजिए हमारे यहां पर, क्योंकि मैं लुधियाना से बेस्ड हूं, तो हमारे यहाँ पर हौजरी की इंडस्ट्री बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे ना, बहुत यहाँ से वूलन्स बहुत फेमस है यहाँ। तो यहाँ पर एक रिवाज है कि जुलाई अगस्त में प्रोडक्शन शुरू हो जाती है वूलन्स की। तो हमारे यहाँ के जो कारोबारी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो पहले से सोच लेते हैं क्या, सोचते हैं भाई इस बार पता लगवाया जाए यूनिवर्सिटी से। हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, और वो वेदर फोरकास्ट करती है कि इस बार वेदर कैसा रहेगा, ठंडी कैसे की पड़ेगी, मानसून कैसा रहा, उस हिसाब से उनका अपना एक कैलकुलेशन होता है। तो उन्होंने तय किया कि इस बार भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने वाली है, तो जो कारोबारी हैं वो उसी हिसाब से सब तैयार करते थे। लेकिन उनके मन में ये भी रहता है कि बाय चांस हो सकता है कि ठंडी ना पड़े, तो हम अपने प्रोडक्ट का क्या करेंगे? तो उस हिसाब से उन्हें प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी कि एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये दिक्कत आई तो प्लान ए, अगर ये दिक्कत आई तो प्लान बी। इस तरह से उनके प्लान्स रेडी रहते हैं। अब मैं एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहा हूं, बिकॉज एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है पेज नंबर 101 पर, developing premises. So planning is concerned with future which is uncertain, and every planner is using conjecture about what might happen in the future. सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा। Therefore, manager is required to make certain assumptions about the future. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। Therefore के बाद वाला पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। Plans to be drawn तक आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अंडरलाइन किया हुआ। A manager is required to make certain assumptions about the future. These assumptions are called premises. वन मार्कर भी आ सकता है, premises क्या होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसे मार्क कर लीजिए। Assumptions are the base material upon which plans are to be drawn. तो ये बेस मटेरियल है, यानी अगर आप एज्यूम ही नहीं करेंगे फ्यूचर में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो आप प्रेमिसेस अच्छे से डेवलप ही नहीं करेंगे, तो प्लान्स कैसे अच्छे से डेवलप करेंगे? प्लान्स को बढ़िया करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अच्छे प्रेमिसेस डेवलप करें, अच्छे assumptions डेवलप करें। जो बहुत बढ़िया मैनेजर्स होते हैं ना, वो बहुत दूर तक सोचते हैं, सर ये भी हो सकता है, सर वो भी हो सकता है, इस तरह से। और एक और लास्ट में पैराग्राफ फिर से अंडरलाइन कर लेते हैं। The premises or assumptions must be the same for all. There should be total agreement on them. All the managers involved in the planning should be familiar with the use of same assumptions. So अगर आपके 10 मैनेजर प्लान कर रहे हैं आपके लिए, तो 10 मैनेजर्स के पास सेम assumptions होनी चाहिए। किसको क्या दे रहे हैं, किसको क्या, तो सब गड़बड़ कर देंगे। So ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। पहले आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, प्रेमिसेस डेवलप। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, प्रेमिसेस बनाया, अब क्या करें? अब आप देखिए कि आप प्रेमिसेस के हिसाब से किस किस तरह के प्लान्स बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूल के अंदर हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि भाई इस बार हमारे पास 300 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 250 स्टूडेंट्स को हमको 90% से ऊपर नंबर लेकर जाने। फिर प्रेमिसेस डेवलप किए कि क्या प्रेमिसेस हो सकता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एब्सेंट रहें, ये प्रेमिसेस डेवलप हो सकता है कि टीचर्स एब्सेंट रहें, हो सकता है कि कोरोना वायरस आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। अब क्या तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए? अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रेमिसेस को उठाएंगे और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। जैसे आपने बताया एब्सेंट के लिए 3 प्लान्स बना दिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए क्या है, फाइन कर दो बच्चों को, फाइन कर दो, नहीं स्कूल आ रहे फाइन कर दो। फिर प्लान बी, पेरेंट्स को कॉल कर दो, ये तो सर क्या बोल रहे, पेरेंट्स को कॉल कर दीजिए, करते हैं पेरेंट्स का, बच्चा आपका स्कूल नहीं आया
कभी कभी हम इधर उधर भी चले जाते हैं, तब घर पे कॉल आती है, बेटे आज तो स्कूल नहीं। मम्मी मैं स्कूल में ही हूँ, मैं स्कूल से मोबाइल से बात कर रहा हूँ। और फिर घर पे आके थोड़ा, खैर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यानी कि आप एक assumption उठाते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन तय करते हैं। अब मान लीजिए कोरोना वायरस, ये प्रेमिसेस है हमारा, कोरोना वायरस नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से स्कूल ही बंद हो गए। तो आजकल क्या होता है, ऑनलाइन, हम भी करते हैं ऑनलाइन। करना है आपको, मुझे कॉल कर लीजिएगा, नीचे नंबर दिया हुआ है। हाँ, तो ये तो ऐड थी मेरी, ऐड भी बीच बीच में करनी चाहिए। अब बीमारी फैल गई, अब बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है? बीमारी को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढेंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए जी, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, आई नो इट्स बैड। तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, और क्या हो सकता है इसके लिए, हम और क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम मटेरियल भेज सकते हैं ऑनलाइन, हम उनको वीडियोस बना के भेज सकते हैं, लाइव क्लासेस, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं। आइए बुक से रीड करें। पॉइंट नंबर 3, once objectives are set, assumptions are made, then the next step would be to act upon them. All the alternative courses of action should be identified. The course of action which may be taken could be either routine or innovative. Routine क्या होता है? फाइन लगा दो, फाइन लगा दो। Innovative क्या है? Zoom classes, this classes, that classes, आजकल चलता है बहुत कुछ। If the project is important, then more alternatives should be generated, thoroughly discussed amongst the members of the organization. तो जितने भी आप कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे वो सबके साथ आप डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। चलिए, हमने प्लान्स तो बना लिए और अलग अलग तरीके तय कर लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, लेकिन क्या आपने इसके परिणाम सोचे? नहीं सर, वो तो सोचे ही नहीं। हाँ, तो आप वही सोचना है। चलिए सोचे। देखिए, आपने कहा कि बच्चे एब्सेंट हो गए तो फाइन लगा देंगे, या आपके ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है ना, फाइन लगाना, पेरेंट्स को कॉल करना, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, स्कूल नहीं आ पा रहे बच्चे, तो ऑनलाइन क्लासेस लगाना। लेकिन इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यानी कि ये देखना पड़ेगा कि इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या। जैसे फाइन है, आप कहते हैं बच्चों से फाइन लगा देंगे, बच्चों के ऊपर फाइन लगा देंगे, ठीक है, फाइन लगा दोगे। कितना फाइन लगाओगे? 500 रुपीज। एक दिन का 500 रुपीज। इज इट फिजिबल? नो, इट्स नॉट फिजिबल। अरे पेरेंट्स तो गर्दन काट देंगे जी, इतना फाइन कैसे? तो आपको फाइन कम करना पड़ेगा, आपको जी 100 रुपीज लगा देंगे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो 100 रुपीज भी ना दे पाए, तो हम लोगों को प्लान बी देखना पड़ेगा। फिर क्या कि पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें प्रोवोक करेंगे। मैं ऐसे ही करता हूं, प्रोवोक कर दो कि जी ये तो सीरियस नहीं है और क्लास में नहीं आता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड में आपको बड़ा समस्या झेलनी पड़ेगी। और फिर पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ जी आपको इनको जी हम कोई बात नहीं, हम समझाएंगे जरूर, है ना। तो ये आपने सेकंड अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन था उसे इवैल्यूएट किया कि अगर पेरेंट्स को कॉल करेंगे, और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जी आपको क्यों, फिर हम आपको क्यों अपॉइंट किया हुआ है, अगर हमको शिकायतें लगानी है खुद करो ना उसको सॉल्व, खुद जैसे मर्जी करो, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर, ऐसे भी होते हैं कि। तो ये भी आपको सोच के रखना पड़ेगा। तो आप एक कोर्स ऑफ एक्शन को उठाएंगे और उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, ये सारी चीजों की इवैल्यूएशन हम लोग इस स्टेप में करेंगे। आइए बुक से रीड करें। The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. The positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved. आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमें इतने % मार्क्स चाहिए और उसके लिए ये कोर्स ऑफ एक्शन है और उसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स है और ये उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। ये पूरा आप लोग देखें। फिर नीचे लिखा है ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ फीजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फीजिबल भी देखेंगे, फीजिबल या है या नहीं है। अब कई स्कूल्स होते हैं, देखिए कई स्कूल्स होते हैं धनवान स्कूल्स। अब धनवान स्कूल कौन से? ये वो स्कूल्स होते हैं जिनके पास भयंकर पैसा रहता है, तो इनके अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी धनवान होते हैं, इनके पास भी खूब पैसा रहता है, तो आप इनसे जितना मर्जी फाइन ले लो। हमारे यहाँ पर एक स्कूल है,
और मैंने सुना ऐसा, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि वहां कोई पेरेंट्स किसी की एडमिशन करवाने गए अपनी लड़की की, और वो तो उनकी जो प्रिंसिपल जो उन्होंने कहा जी हम तो एडमिशन दे नहीं सकते, वी आर फुल, हमारे बैचेस फुल हो चुके हैं। नहीं जी नहीं, इतना रेप्यूटेड स्कूल है, हमारा बड़ा सपना है हमारा बच्चा +1 में स्कूल में पढ़े। तो उन्होंने कहा कि आप किस गाड़ी पर आए? मैंने कहा जी हम इनोवा पर आए। हाँ इनोवा पर आए हैं, तो चाबी यहाँ रख दीजिए, एडमिशन होगी। तो इस तरह के स्कूल्स भी हैं, धनवान स्कूल्स हैं, बहुत पैसा है ऐसे स्कूल्स के पास। तो ये लोग अपने अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को खूब सारा फाइन दे रहे, उनसे 1000 रुपया भी ले लें, 500 भी ले लें, तो वो दे भी देंगे। लेकिन एक बेचारा एकदम सब्जी तोरी घिया जैसा स्कूल है, वो बेचारा अपने बच्चों से क्या फाइन, वो कहेगा सर हम 50 रुपीज भी नहीं दे सकते, 50 रुपीज हमको महंगा लगता है। 10-20 रुपए में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, और मुझे याद है हमारे लेक्चर का फाइन होता था 25 पैसा पर लेक्चर। मैं कोई 50s में पढ़ा नहीं हूँ, अभी 8-9 साल में मुझे कॉलेज छोड़े हुए, तो वहां पर 25 पैसा था। तो हर कोई सेम फाइन नहीं रख सकता, हर यानी कि आपको हर कोर्स ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करना होगा अलग अलग तरीके से। किसी जगह कुछ चीज फिजिबल होगी, किसी जगह कुछ चीज फिजिबल होगी। अब क्या करना है, अगला क्या करना है, देखिए अगली वीडियो।